प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी विषय का पाठ्यक्रम हम तैयार कर रहे हैं। पाठ्यक्रम को तैयार करते हुए हम लोग साहित्य के इतिहास को इन दिनों पढ़ रहे हैं। साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं, इससे पूर्व हम अलंकार पढ़ चुके हैं, हम लोग काव्य गुणों को पढ़ चुके हैं। आरपीएससी के पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना भी लाभदायक है इस दृष्टि से कि आप जान सकते हैं पीएससी प्रश्न पूछती कैसे है। तो आज हम आरपीएससी का एक प्रश्न पत्र उसके हिंदी साहित्य के इतिहास के भाग को हल कर रहे हैं। आरपीएससी ने संस्कृत शिक्षा विभाग 2018 वरिष्ठ अध्यापक के लिए प्रश्न पत्र पूछा गया है, तो आप लोग देखना शुरू करिए। ये प्रश्न पत्र आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने भेजा है। आप लोग जानते हैं टेलीग्राम चैनल का नाम हिंदी विद प्रीतम सिंह, यही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। प्रश्न पत्र जो पुराने प्रश्न पत्र हैं आपको भेजे गए हैं। आप अध्ययन के साथ ये भी देखें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखना शुरू करिए। प्रश्न संख्या 66 से उन्होंने साहित्य इतिहास पूछना शुरू किया है। कुछ पुस्तकें हैं जो अब पाठ्यक्रम में नहीं है, तो उनको मैंने हटा दिया है। प्रश्न से देखना शुरू करिए। बेसर मोती द्युति झलक, बेसर मोती द्युति झलक परी अधर पर आनी, पट पोंछती चूनो समझी बारी निपट अयानी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? हमको विकल्प में से अलंकार पहचानना है। पहली और सबसे जरूरी बात कि आप इस दिए गए दोहे का अर्थ कर लें। बेसर मोती, अच्छा अलंकार हम लोगों ने पढ़ भी लिए हैं, आप लोग जानते हैं। दोनों वीडियो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट पर मौजूद है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर चली गई है, उसको बार बार पढ़कर तैयार करिए। देखिए, बेसर मोती द्युति झलक, तो बेसर नाक में पहनने का आभूषण होता है। बेसर का जो मोती है, द्युति झलक उसकी झलक परी अधर पर आनी, नायिका के होठों पर आकर गिरती है। और पट पोंछती, नायिका उसको वस्त्र से पोंछने लगती है, क्या समझकर? चूनो समझी। पट पोंछती चूनो समझी नारी निपट अयानी, वो नारी बिल्कुल अज्ञानी है, भोली है, नहीं समझती कि ये बेसर की चमक है, ये चूना नहीं है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, विकल्प दिए हैं संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास और मानवीकरण। ये भ्रांतिमान अलंकार है। जब कक्षा में पढ़ाया था तब भी उदाहरण से समझाया था, फिर बता दे रहा हूं भ्रांतिमान क्या होता है। एक वस्तु को भूलवश दूसरी वस्तु समझना। आप सरल भाषा में ऐसे समझिए, एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना। तो है वो मोती की झलक, नायिका ने समझा उसको चूना और वस्त्र से पोंछने लगी। एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना भ्रांतिमान अलंकार है। आप लोगों के पाठ्यक्रम में चल रहा है, इस वर्ष भी पढ़ाया गया। ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण। देखिए, पीडीएफ तो मैंने भेजी है आपको, एक किताब भी बताई है, डॉक्टर हेतु भारद्वाज की पुस्तक है काव्यांग विवेचन। तो भ्रांतिमान मैंने पढ़ा दिया है, आपने पढ़ लिया। उसमें दिए हुए शेष उदाहरणों को पढ़िए ताकि आपको पता चले किस तरह होता है भ्रांतिमान अलंकार। किसी पंक्ति का अर्थ नहीं आया। अधिकांश विद्यार्थियों की समस्या है कि उनको अर्थ करना नहीं आ रहा है। जब उनको अर्थ नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछिए, मैं बता सकूंगा कि क्या अर्थ है उसका। तो देखिए, मिलता जुलता अलंकार है, इसलिए केवल संदेह की चर्चा कर रहा हूं। संदेह क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच में संदेह, दो वस्तुओं के बीच संदेह कैसे होता है भाई? मान लीजिए काव्य पंक्ति होती कि मोती की झलक है या चूना है, मोती या चूना, या अथवा केंधो कींधो, ऐसे शब्द जब आए, मोती या चूना दोनों में निश्चय नहीं हो सके तो संदेह अलंकार है। पर नायिका ने मोती की झलक को चूना समझ लिया और पोंछने लगी। एक चीज को गलती से दूसरी चीज समझ लिया और उसके अनुरूप क्रिया भी कर दी, तो अलंकार है भ्रांतिमान। प्रश्न का ठीक उत्तर होगा भ्रांतिमान। अगला प्रश्न देखिए। छंद अभी हम लोगों ने कक्षा की नहीं है, फिर भी आप इसको देखिए छंद कैसे होता है, किस तरह वो प्रश्न पूछते हैं। हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका पाठ्यक्रम में अभी चल रहा है। छंद में 28 मात्राएं होती हैं। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 10 वर्ण होते हैं। नगण, भगण, भगण और रगण का क्रम होता है। चौपाई में
देखिए चारों कथन एक साथ दिखे आपको। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा के विषम चरणों में 13, यानी पहले और तीसरे में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। हम क्रम से एक एक का परीक्षण करते, कैसे करते हैं इसको देखिए। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, तो छंद जो चल रहा है उसके चरण की मात्राएं तो आपको याद करनी है। मात्राएं तो आप तभी लगा सकेंगे जब आप लोगों को मात्राएं तो कम से कम याद हो। ठीक कथन है। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 10 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित एक वार्णिक छंद है, बहुत प्रसिद्ध वार्णिक छंद है। और द्रुत विलंबित में नगण, भगण, भगण और रगण होते हैं। हम लोग जहां पढ़ते हैं पुस्तकों में वहां ये लिखा होता है, आप याद करने की दृष्टि से भी याद रख सकते हैं कि द्रुत विलंबित नभ भरा, द्रुत विलंबित नभ भरा, तो नगण, भगण, भगण और रगण। तो छंद शास्त्र में जो वर्ण होता है उसमें गण होता है, उसमें वर्णों की संख्या होती है 3। अब नगण, भगण, भगण और रगण यदि होते 3-3 वर्णों के, तो 3 और 4 हो तो 12 होंगे। कथन में एक गलती है, प्रत्येक चरण में 10 वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, ठीक होगा। इतनी बारीक गलती आरपीएससी छोड़ती है, आपको उसे सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल ठीक कथन है। और दोहा के विषम चरणों में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल ठीक कथन है। तो विकल्प के अनुसार ठीक कथन है। कौन सा कथन गलत है? द्रुत विलंबित के प्रत्येक चरण में 10 नहीं होती, मात्राओं की संख्या 12 होती। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से क्या ठीक है, इसे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है कि उपमेय को प्रस्तुत और उपमान को अप्रस्तुत भी कहते हैं। जहां प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का अभेद आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय की तुलना की जाए, सा, से, सी ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, उपमा अलंकार होता है। और बिना कारण के जहां कार्य संपन्न हो वहां असंगति अलंकार होता है। यह गलत कथन है। बिना कारण के जहां कार्य संपन्न हो वहां विभावना अलंकार होता है। जहां मैंने अलंकार की कक्षा की है, आप इसको देख सकते हैं। उदाहरण भी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, तो अलंकार होता है विभावना। बिना पैरों के चलता है, बिना कारण के सुनता है, बिना कारण के कार्य हो तो अलंकार होता है विभावना। तो गलत कथन है कि असंगति अलंकार होता है। असंगति कहां होता है? जहां कार्य और कारण में संगति ना हो। कार्य व कारण में संगति ना हो, कार्य व कारण में संगति ना हो तो असंगति होता है। जैसे जहां मैंने पढ़ा है, आप लोगों को बताया है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, तो मेरे हृदय में घाव है और रघुवीर के हृदय में इसकी पीड़ा। समझ रहे हैं? असंगति वहां होता है जहां कारण, बिना कारण के कार्य हो रहा हो वहां अलंकार होता है विभावना। अगला प्रश्न, ये 69 नंबर प्रश्न पाठ्य पुस्तक से, और पाठ्य पुस्तक भी चल नहीं रही है तो इसको छोड़ते हैं, साहित्य इतिहास को देखते हैं हम लोग। ये देखिए, रस आप लोग तो जानते हैं, काव्य शास्त्र में रस जो है कविता का प्राण है। रस के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन रस के संबंध में सही है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास है, बिल्कुल ठीक। अब इस कथन से आप लोग एक बात समझ लीजिए, रसों की संख्या 11 है तो स्थायी भाव है 11, और 11 के 11 स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए। प्रश्न पत्र पुराना जब आप पढ़ रहे हैं तो रटने के भाव से मत पढ़िए, समझने के भाव से करिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पीएससी कैसे प्रश्न बना सकती है, तो आपको स्थायी भाव याद होंगे तो ये प्रश्न बिल्कुल हल होगा। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, बिल्कुल ठीक कथन। वीर रस का स्थायी भाव वीरता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। और विकल्प देखते हैं, अमर्ष को शांत रस का स्थायी भाव माना गया है। अमर्ष को शांत रस का स्थायी भाव माना गया है, यह भी गलत है।
अमर्ष शांतरस का स्थायी भाव नहीं होता। निर्वेद या शम, अमर्ष का तो अर्थ ही है क्रोध। और करुण रस का स्थायी भाव करुणा है। ठीक कथन। तो ये दो कथन त्रुटिपूर्ण है। पीएससी ने कैसे, मैंने आंसर की इसकी देखी नहीं है, आप लोग देख लीजिए उसको। मुझे लगता है कि तीसरे विकल्प को उन्होंने ठीक किया है, या तो सवाल को उनको डिलीट करना पड़ा है। वीरस का स्थायी भाव वीरता नहीं है, वीरस का स्थायी भाव उत्साह है, और उत्साह को वीरता का पर्याय माने तो इसको ठीक कर भी सकते हैं, पर अमर्ष तो बिल्कुल गलत होगा। निर्वेद या शम शांतरस का स्थायी भाव है। अगला देखिए, शब्द शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, कौन सा कथन गलत है। तो अभिधा शब्द शक्ति किसी शब्द के मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध कराती है, पहला कथन। दूसरा कथन, साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। तीसरा कथन, लक्षणा शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ का बोध कराती है। और चौथा कि व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा निष्पन्न अर्थ व्यंग्यार्थ भी कहलाता है। इन चार कथनों में गलत कथन होगा कथन संख्या 2। कारण क्या है? साक्षात संकेतित अर्थ या अभिधेयार्थ, अभिधा से निकलने वाला अर्थ, या जिसे हम कहते हैं वाच्यार्थ, या आप कहें शब्दकोशगत अर्थ, ये एक ही बात है। सब शब्दकोशगत अर्थ, अभिधेयार्थ, वाच्यार्थ, ये सब एक ही बात है, और इनका बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? माधुर्य गुण में क्या नहीं होता, इसको देखिए। काव्य गुण हमने पढ़ लिए हैं भाई, काव्य गुण हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर चली गई है। आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो प्लेलिस्ट है, दोनों में काव्य गुण का वीडियो मौजूद है, उसको बिल्कुल ठीक से देख सकते हैं, और प्रश्न को हल करेंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह की चीजें पढ़ने से पीएससी से आपका तालमेल बैठेगा। तालमेल बिठाने के बारे में है। माधुर्य गुण में ट ठ ड वर्णों का अभाव रहता है। समास रहित या अल्प समास शब्दावली प्रयुक्त होती है। इसमें चित्त को द्रवित करने की विशेषता होती है। हास्य और अद्भुत रस में इसका प्रयोग होता है माधुर्य गुण। तो देखिए, माधुर्य गुण में ट ठ ड का अभाव रहता है, बिल्कुल ठीक कथन। माधुर्य गुण में होता क्या है? क वर्ण होता है, कोमल। ट ठ ड इत्यादि कठोर उसमें नहीं होते। समास रहित और अल्प समास शब्दावली होती है, बिल्कुल ठीक कथन। चित्त को द्रवित कर देना इसकी विशेषता है, बिल्कुल ठीक कथन। हास्य रस और अद्भुत रस में इसका प्रयोग होता है, ठीक कथन नहीं है। अद्भुत रस में मधुरता नहीं होती, अद्भुत रस में मधुरता नहीं होती, तो विकल्प संख्या 4 गलत है। अगला देखिए, रस के विषय में कथन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव रस के प्रमुख घटक हैं? विशिष्ट भावों को विभाव कहते हैं। शंकुक का रस निष्पत्ति, देखिए रस की निष्पत्ति भी आपके पाठ्यक्रम में हमने अभी कक्षा की नहीं है, उस पर कक्षा करेंगे हम। शंकुक का रस निष्पत्ति अनुमितिवाद कहलाता है। रस निष्पत्ति में चारों व्याख्याता आचार्यों के मत को आपको ठीक से पढ़ना होगा। अभिव्यक्तिवाद का संबंध अभिनव गुप्त से है। तो पहला, तीसरा, चौथा कथन बिल्कुल ठीक है, और दूसरा कथन गलत है। कारण क्या है? इस कारण को समझिए। रस में विभाव का अर्थ होता है कारण। विभाव का अर्थ है कारण। जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत हो, उन कारणों को विभाव कहते हैं। इसका भावों से कोई संबंध नहीं। कारण का अर्थ है विभाव। अगला प्रश्न देखिए, काव्य रीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? देखिए, हम भारतीय काव्य शास्त्र भी जहां पढ़ते हैं,
मैं जब कक्षा करूंगा तब भी आपको ये बताऊंगा कि काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य गुण, रीति, वक्रोक्ति या ध्वनि जो भी आपके पाठ्यक्रम में चल रहा हो, मूल संस्कृत को याद करना आवश्यक है। विद्यार्थी संस्कृत से कतरा कर केवल हिंदी अर्थ याद करके चले जाते हैं, वहां बहुत दिक्कत रहती है उसकी। तो काव्य रीति के संबंध में कथन किसका है कि विशिष्टा पद रचना रीति ही विशेषो गुणात्मा, विशेष प्रकार की पद रचना रीति है। ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य वामन का। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में आचार्य वामन ने कहा है कि विशेष प्रकार की पद रचना रीति है। अगला देखिए, काव्य दोष। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, इसमें कौन सा काव्य दोष है? राजन देहु तुरंग मुझे, या तो मुझे घोड़ा दो, नहीं तो हाथी दो, अथवा देहु मतंग, नहीं तो मुझे हाथी दो। तो कौन सा काव्य दोष है? काव्य दोष है दुष्क्रमत्व। क्योंकि दुष्क्रमत्व का अर्थ क्या है, इसको ठीक से समझिए। दो काव्य दोष इन विकल्पों में देखने जैसे हैं आप लोगों के लिए, एक दुष्क्रमत्व, एक अक्रमत्व। दुष्क्रमत्व क्या होता है? लोक और शास्त्र के क्रम का उल्लंघन। लोक व शास्त्र का जो क्रम है उसके विरुद्ध। तो जो घोड़ा ही नहीं दे रहा वो हाथी कैसे देगा? उसे पहले हाथी और बाद में घोड़ा मांगना चाहिए, ये ठीक क्रम होता। तो यह है दुष्क्रमत्व। और अक्रमत्व वाक्य रचना की दृष्टि से शब्दों का खराब क्रम, इसे कहते हैं अक्रमत्व। अमानुषी भूमि अवानरी करो, अक्रमत्व का उदाहरण होगा। और दुष्क्रमत्व लोक व शास्त्र के दिए गए क्रम का उल्लंघन। जो घोड़ा पहले मांग रहा है, नहीं दोगे तो हाथी मांग रहा है, ठीक नहीं है, यह दुष्क्रमत्व काव्य दोष है। अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो को, यह बहुत दिलचस्प सवाल है। पृथ्वीराज रासो के बारे में बहुत कुछ बताने वाला सवाल है। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? किसने उसे सर्वथा अप्रामाणिक माना? तो कर्नल टोड, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, और विकल्प है डॉक्टर बूलर। ठीक विकल्प है डॉक्टर बूलर। डॉक्टर बूलर के एक विद्यार्थी को कश्मीर में एक प्रति मिली थी पृथ्वीराज विजय की, जो जयानक ने लिखा है संस्कृत में। आप लोग राजस्थान के इतिहास की पुस्तकें जब पढ़ेंगे तो पृथ्वीराज विजयम जो जयानक ने लिखा है वो भी आप पढ़ेंगे। तो डॉक्टर बूलर के एक विद्यार्थी को ये प्रति कश्मीर में मिली थी। डॉक्टर बूलर ने पृथ्वीराज विजयम को पढ़कर यह पाया कि उसमें सन, संवत, पृथ्वीराज के विषय में जानकारियां सब कुछ ठीक हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो जयानक है ये तो निश्चय ही पृथ्वीराज के दरबार में है, और ये जो पृथ्वीराज रासो हमको मिला है बिल्कुल अप्रामाणिक है, मनगढ़ंत रचना है, इसे नहीं प्रकाशित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? जब भी मैं अभ्यास प्रश्न आप लोगों को करवाता हूं तो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछता हूं। ये प्रश्न पीएससी का पैट प्रश्न है, अक्सर तो वो प्रश्न पूछेंगे पेपर में। तो वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण गोविंद चंद्र, बीसल देव रासो नरपति नाल्ह और श्रावकाचार देवसेन, इन सभी विकल्पों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण ठीक नहीं है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर हैं और उनके आश्रयदाता का नाम गोविंद चंद्र है। देखिए पीएससी ने कितना बारीक प्रश्न बनाया है। तो लेखक और पुस्तक, इसको सुमेलित करना आप आवश्यक रूप से याद करिए। नाम याद होंगे तो बड़ा आसान प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, वेद नखत गृह जोर अरद करी सोई बनत अब खात, इसका मतलब क्या है? देखिए आप लोगों को मैं पढ़ा ही रहा हूं, पुस्तकें भी आप लोगों को बताई है। जो तकनीकी दिक्कत हो तो टेलीग्राम पर आप पूछिए, आप अर्थ नहीं जानते तो पूछिए कौन सा काव्य दोष है। तो देखिए कैसे अर्थ निकलता है इसका। वेद 4 होती है उनकी संख्या, नक्षत्र 27 और ग्रहों की संख्या है 9, सब मिलाकर हुए 40।
तो वेद नखत ग्रह जोरी, इन सबको जोड़ के अर्ध करी, इसको आधा कर दो तो आधा करने पर आता है 20। सोई बनत, इसको आधा करने से जो बन रहा है अब खात, अब मैं खा रही हूं, अब मैं खाने वाला हूं, तो 20 इसका अर्थ है विष। 20 का अर्थ है विष, 20 का अर्थ है विष। तो ठीक होगा काव्य दोष क्लिष्टत्व। इतनी कठिनता से अर्थ निकला है भाई। वेद नक्षत्र ग्रह को जोड़ा है, आधा किया है, बना है 20, इसको मान लिया है विष, अब अर्थ निकला है, तो ये दोष है क्लिष्टत्व काव्य दोष। देखिए आप लोग सूरदास जी की जो रचना है साहित्य लहरी, उसके बारे में आप लोग पढ़ते कि दृष्टिकूट पद है, उसमें दृष्टिकूट पद है, नायिका भेद का ग्रंथ है। दृष्टिकूट पद क्या होता है? इस तरह के पदों को दृष्टिकूट पद कहते हैं। साहित्य लहरी इस तरह के पदों से भरी हुई है। देखिए क्लिष्टत्व काव्य दोष का उदाहरण है, कठिनता से अर्थ निकले। आप देखिए वैदर्भी रीति के संदर्भ संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए वैदर्भी रीति का आधार प्रसाद गुण है, इसमें अल्प समास लघु समास युक्त पद होते हैं, इसमें सुकुमार पदावली होती है, इसमें महाप्राण और संयुक्त व्यंजनों का अभाव रहता है। ठीक कथन है, इनमें से गलत कथन है पहला कथन, क्योंकि वैदर्भी रीति का आधार माधुर्य गुण है। वैदर्भी रीति का संबंध किस गुण से है? माधुर्य गुण से। अगला प्रश्न देखिए आप, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? आदिकाल के नामकरणों को जब हम पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि सिद्ध सामंत काल, इस काल को किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक विकल्प है राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल के लिए राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल नाम सुझाया। अगला प्रश्न देखिए, रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो कुतुबन मृगावती ठीक है, उस्मान चित्रावली ठीक है, मंझन की रचना मधुमालती ठीक है, और नूर मोहम्मद की हंस जवाहिर ठीक नहीं है। असंगत विकल्प है, नूर मोहम्मद जी की रचना है इंद्रावती, और हंस जवाहिर रचना है काशिम शाह की। ये बड़ा सीधा प्रश्न है, इसलिए सीधा है कि आपको रचना और रचयिता बस ये नाम याद करना, ये तो साहित्य इतिहास की रीड है, ये करना ही है आपको। अगला देखिए, हालांकि कबीर की उक्ति हमारे पाठ्यक्रम में नहीं चल रही है, फिर भी पढ़ लेते। सुने घर का पाहुणा जूं आवे त्यों जाओ। देखिए कबीर ग्रंथावली का जो हिस्सा हमारे पाठ्यक्रम में चल रहा है उसमें से गुरुदेव को अंग जिसके 35 दोहे हैं वो आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। गुरुदेव का अंग 35 दोहे वो आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। आप लोग PDF टेलीग्राम पर भेज दिए, उसको लेकर वीडियो देखिए तो चीजें आपको थोड़ी स्पष्ट होंगी, और बार बार पढ़िए, उक्ति आपको याद रहनी चाहिए। कबीर के 10 पद चल रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक में, उन्हीं में से 5 पहले 5 स्कूल व्याख्याता में चल रहे, वो भी आप लोगों को पढ़ा देंगे। तो देखिए, सुने घर का पाहुणा ज्यों आवे त्यों जाओ, कलाकारी क्या है प्रश्न को बनाने की, कि ऊपर की पंक्ति जो है वो गायब कर दी है, ऊपर की पंक्ति गायब कर दी है। कबीर की उक्त साखी के अनुसार जीवात्मा का इस संसार से खाली हाथ लौटने का क्या कारण है? प्रभु प्रेम का रसास्वादन नहीं लिया है, इसलिए वो खाली लौटा है। चल नहीं रही है तो अधिक डिटेल पर हम नहीं जा रहे हैं। अगला देखिए प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं में से किस रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है? आप लोग जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी तो ब्रज और अवधी दोनों में लिखते हैं, दोनों के सिद्धहस्त कवि हैं। तो हमको अलग अलग याद करना है कि ये रचना ब्रज की है और ये अवधी की रचना है। तो विकल्प है कवितावली, रामलला नहछू, रामचरितमानस और जानकी मंगल। ठीक विकल्प होगा कवितावली। कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? कौन सा विकल्प असंगत है? तो रास पंचाध्यायी नंददास जी की प्रसिद्ध रचना है,
ध्यान मंजरी अग्रदास जी की प्रसिद्ध रचना है। विज्ञान गीता केशवदास जी की रचना है और हित तरंगिणी के लेखक कृपाराम हैं। बड़ा सीधा प्रश्न तब हल होगा जब आपने रचना और लेखक याद कर रखे हो। अगला देखिए, बीसलदेव रासो की नायिका का नाम था। बीसलदेव रासो की जो नायिका है उसका नाम क्या था? विकल्प दिए हैं राजवती, रूपवती, राजमती और रूपमती। तो ठीक विकल्प है राजमती। बीसलदेव रासो नरपति नाल्ह द्वारा लिखा गया, राजमती उसकी नायिका है। अगला प्रश्न देखिए, जहां लक्ष्मी कैद है इस कहानी से पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। रचना और रचनाकारों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो सुख सागर, प्रेम सागर, योग वाशिष्ठ, नासिकेतोपाख्यान, ये सरल तरीके से ऑप्शन बनाए गए हैं, तो आप कैसे भी इसको हल कर सकते। तो प्रेम सागर लल्लू जी लाल की रचना है, आप लोग देख लीजिए ख में ए कहाँ है। इस तरह से भी कभी कभी प्रश्न हल हो जाता है कि आपको एक ही पता हो तो भी हल हो सकता है। अगर विकल्प थोड़ा उलझा कर बनाए गए हो तो आपको चारों पता भी होना पड़ सकता है। तो सुख सागर जो रचना, प्रेम सागर जो रचना है वो लल्लू जी लाल की है, सुख सागर सदा सुख लाल जी की है, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद जी निरंजनी की है और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। हमने हिंदी साहित्य के गद्य का उद्भव और विकास ये चैप्टर हाल ही में पढ़ा है, तो अगर आपने रचना और रचयिता याद कर रखे हैं तो ये आसान सवाल है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में नहीं है? तो प्रश्न का मतलब क्या है इसको समझिए। पीएससी प्रश्न कैसे बनाती है इसको समझिए। तार सप्तक 4 प्रकाशित हुए, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, सब में 7-7 कवि हैं, तो आपको नाम याद होने चाहिए। जब आपको नाम याद होते तो ये प्रश्न हल होता है। स्वदेश भारती, मदन वात्स्यायन, सुमन राजे और नंद किशोर आचार्य ठीक विकल्प है। मदन वात्स्यायन ये चौथा सप्तक में नहीं प्रकाशित हुए थे। इस प्रश्न में एक खास बात और है, नंद किशोर जी आचार्य राजस्थान से संबंधित हैं। जब कोई लेखक राजस्थान से संबंधित होता है तो हमको सारी जानकारी उनके बारे में होनी चाहिए। नंद किशोर जी आचार्य राजस्थान से संबंधित हैं, उनकी क्या रचनाएं हैं इस बात को आप ठीक से तैयार करिए। अगला देखिए प्रश्न, श्रद्धा भक्ति पाठ्यक्रम में नहीं है। और अगला प्रश्न देखिए, रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी, कल ही हमने उपन्यास पढ़े हैं पीछे ही। तो देखिए, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी जी का उपन्यास है। चितकोबरा मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है। खंजर नयन अमृतलाल जी नागर का उपन्यास है। और अंधेरे बंद कमरे राजेंद्र यादव जी का उपन्यास नहीं है। किसका उपन्यास है? मोहन राकेश जी का। मोहन राकेश जी का उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वीर सत्यसई की एक पंक्ति की लाऊं पे सिर लाज हूं सदा कहां उदास, गण वह गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। वीर सत्यसई की इन पंक्तियों में किसकी वंदना की गई है? तो गणपति की वंदना में लिखी गई पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी तो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। कामायनी का श्रद्धा सर्ग जो पाठ्यक्रम में चलता है वो आप लोगों को पढ़ा भी दिया है, इसको देखना शुरू करिए। प्रसाद प्रणीत कामायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये है और नहीं ये तो आवश्यक रूप से पढ़ लिया करें। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। ठीक कथन। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा इत्यादि मनोविकारों के आधार पर किया गया है। ठीक कथन। सभी 15 सर्गों के नाम आपको याद होने चाहिए भाई। मनु और श्रद्धा इसके प्रमुख पात्र हैं। ठीक कथन। और इसके कथानक का आधार मनुस्मृति है। गलत कथन। मनुस्मृति बहुत बाद का ग्रंथ है। कामायनी की जो कहानी है जयशंकर प्रसाद ने आमुख में लिखी। आमुख भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैंने भेजा है, उसको आवश्यक रूप से पढ़िए। शतपथ ब्राह्मण उसका मूल आधार है। भारतीय इतिहास को, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में ऋग्वेद के बाद अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो शतपथ ब्राह्मण है। अगला देखिए,
कुरुक्षेत्र पर अक्सर वो प्रश्न पूछते हैं, कुरुक्षेत्र पाठ्यक्रम में हो नहीं हो, पीएससी को ये पसंद है कुरुक्षेत्र, बहुत प्रश्न उन्होंने पूछे हैं इस पर। कौन सा कथन असंगत है? कुरुक्षेत्र का प्रकाशन सन 1946 में हुआ था। यह महाकाव्य गांधीवादी अहिंसा का पूर्ण समर्थन करता है। इसका मूल कथानक महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है। युद्ध और शांति को लेकर गंभीर और विशद चिंतन प्रस्तुत किया गया है। तो गलत विकल्प है, गांधीवादी अहिंसा का पूर्ण समर्थन करता है, असंगत है। गांधीवादी अहिंसा का पूर्ण समर्थन इस काव्य में नहीं है। इसमें तो यह दिखाया गया है कि जब अन्याय हो रहा हो तो युद्ध आवश्यक होता है। आपको युद्ध रोकना है तो अन्याय रोकना पड़ेगा। अगला देखिए, असाध्य वीणा। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है अज्ञेय जी की। आप लोगों के लिए जानने की बात है कि और कौन कौन सी कविताएं लंबी कविताएं, कविता पर अभी हमने बात की नहीं, तो कौन कौन सी कविताएं लंबी कविताएं हैं इसको जानिए। अज्ञेयकृत आंगन के पारद्वार में संकलित यह कविता बौद्ध दर्शन से प्रभावित मानी जाती है। वीणा का निर्माण पुराने किरीटी तरु से किया गया था। इस वीणा को कीर्ति ध्वज ने बनाया था और राजा के दरबारी कलावंतों में से इस असाध्य वीणा को कोई नहीं बजा सका। असंगत है, कीर्ति ध्वज ने बनाया था, वज्र कीर्ति ने, उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने इसे गढ़ा था। तो वज्र कीर्ति बनाने वाले का नाम है, इसलिए असंगत विकल्प है। तो साहित्य इतिहास के मुख्य प्रश्न हल कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, बिहारी सप्तशती आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है भाई, पढ़ा भी दी है बिहारी सप्तशती मैंने। 25 दोहे चल रहे हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होय। तो बिहारी सप्तशती के मंगलाचरण का दोहा है भाई, ये बिहारी सप्तशती का भी प्रथम दोहा है। देखिए, कृष्ण की स्तुति संदर्भ में से कौन सा विकल्प सही है? कृष्ण की स्तुति और अनुप्रास अलंकार ठीक नहीं है, अनुप्रास। राधा की स्तुति और यमक अलंकार ठीक नहीं है, शब्द 2 बार आना चाहिए यमक अलंकार में। राधा की स्तुति और विभावना अलंकार ठीक नहीं, कृष्ण की स्तुति और विभावना अलंकार ठीक नहीं है। राधा की स्तुति और श्लेष अलंकार ठीक विकल्प है। जहां मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वहां भी बताया है, श्लेष अलंकार के उदाहरणों में भी संभवतः ये लिखा हो। अगला देखिए प्रश्न, निम्न इन रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो उपन्यास है बलचनमा, नागार्जुन की रचना है। पुनर्नवा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आपका बंटी मन्नू भंडारी जी की रचना है। और अपने अपने अजनबी अज्ञेय जी की रचना है। इस विकल्प पर इसको ठीक करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इन रचनाओं के साथ रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो हम लोगों ने जहां रीतिकाल पढ़ा है वहां आप पीडीएफ देखेंगे तो ये सब रचनाएं, सभी लेखक आपको वहां मिलेंगे। मथिराम, ललित ललाम बहुत प्रसिद्ध रचना है। कल परसों टेस्ट जो अभ्यास प्रश्न किया है उस पर भी ये प्रश्न पूछा है। चिंतामणि, देव और कुलपति मिश्र। तो देखिए, देव की रचना है भावविलास, कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य, चिंतामणि की रचना है काव्य विवेक। काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु, ये चिंतामणि जी की रचनाएं हैं। इस विकल्प पर इसको ठीक करिएगा। लहरों के राजहंस से ये प्रश्न है, पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं। अगला देखिए, रचनाकारों से रचनाओं को सुमेलित कीजिए। रचनाकारों से रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो तुलसीदास रचना है निराला जी की, और तुलसीदास एक लंबी कविता है भाई, तुलसीदास एक लंबी कविता है, इसको याद रखिए। आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। स्वर्णधूली सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। और नीरजा महादेवी वर्मा जी की
रचना है, इस विकल्प पर इसको ठीक करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी के बारे में कथन सही है। आदर्शवादी जीवन दर्शन का अंकन है, गलत कथन है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, गलत कथन है। कथानक पौराणिक है, गलत कथन है। एक और जिंदगी तनावपूर्ण दाम्पत्य संबंधों का यथार्थवादी चित्रण है। आप इसको इंटरनेट पर पढ़कर देख सकते हैं। कहानी एक और जिंदगी, साहित्य के विद्यार्थी हैं, साहित्य पढ़ते रहा करिए, कभी कभी इस तरह भी पीएससी प्रश्न बनाती है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कृष्णगढ़ या किशनगढ़ के भक्त कवि नागरी दास का असली नाम क्या था? तो महाराज बहादुर सिंह, सरदार सिंह, सावंत सिंह और राज सिंह ठीक विकल्प है महाराज सावंत सिंह। आप लोग तो राजस्थान के इतिहास में भी इस विषय में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नाथ संबुधनु भंजनिहारा होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास है। रामचरितमानस के बालकांड से, बालकांड पाठ्यक्रम में चल रहा है, बालकांड से उद्धृत उपर्युक्त कथन किसका है? तो यह कथन राम का कथन है। लक्ष्मण और परशुराम आपस में बहुत बातचीत करते हैं, पर यह जो कथन है वो राम का कथन है। तो ये साहित्य इतिहास के मुख्य प्रश्न हैं जिनको हमने हल किया है। आप लोगों को बहुत धन्यवाद।